वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। हेलो एवरीवन, आप सभी का कॉन्सेप्ट डिकोडर चैनल पे स्वागत है। सो आई एम पीयूष प्रासर एंड टुडे आई विल टीच यू मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज। ओके, हम पढ़ रहे हैं स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट का जो चैप्टर है, हम इसे पढ़ रहे हैं, स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट विद इन इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। एंड दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम न्यूमेरिकल एंड बिट पॉइंट ऑफ व्यू इन एग्जामिनेशन लाइक ईएससी गेट एंड एसएससी जेईई एंड ऑल। जो भी आप एग्जाम देंगे जिसमें भी ये सिलेबस है, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। कन्वेंशनल क्वेश्चन भी इससे बनते हैं, जैसे कि यहीं पर आपको मैं बता देता हूँ। ये जो मेथड मैंने लिखा है, ओके, मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज, इसमें दो तरह के मेथड आते हैं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था थोड़ा सा, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में ये सारे मेथड है जिसको ईच वन बाय वन हम डिटेल में स्टडी करेंगे, है ना। अब इनडायरेक्ट मेथड में और दो तरह का मेथड होते हैं, ओके, जिसको हम कहते हैं स्लोप एरिया मेथड एंड डिस्चार्ज मेजरमेंट। स्ट्रक्चर को यूज करके अगर हम डिस्चार्ज मेजर करते हैं स्ट्रीम में, जैसे कि स्ट्रक्चर लाइक वियर एंड बैराज को यूज करके अगर मेजर करते हैं, तो ये भी एक तरह के इनडायरेक्ट मेथड के अंदर ही आता है। ओके, नाउ यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड के अंदर जैसे एरिया वेलोसिटी मेथड है, ये एक इंपॉर्टेंट है, एरिया वेलोसिटी मेथड। मूविंग बोट मेथड जो है, ये एरिया वेलोसिटी मेथड का ही एक तरह का रिप्लिका है, लेकिन थोड़ा अलग वर्जन में, अलग टाइप से हम करते हैं। मतलब एरिया वेलोसिटी मेथड और मूविंग बोट मेथड, दोनों मेथड है मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज का, दोनों एक ही तरह का लगेगा। मैं अभी समझाऊंगा आगे तो आप समझिएगा, लेकिन मैं एक बेसिक बिल्डअप कर रहा हूँ आपके मन में। दोनों एक ही तरह का लगेगा, जस्ट डिफरेंस क्या है डेटा रिकॉर्डिंग में, कि किस तरह से हम डेटा मेजरमेंट करते हैं, किस तरह से हम वेलोसिटीज का मेजरमेंट करते हैं, है ना, और रिप्रेजेंटेशन में, बस यही है। बाकी जो कैलकुलेशन है, कंप्यूटेशन है, सब उसी तरह से चलता है ना। सेगमेंटल डिस्चार्ज कैलकुलेट करते हैं उसमें, एरिया वेलोसिटी एंड मूविंग बोट मेथड, दोनों में ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है डाइल्यूशन मेथड, फिर अल्ट्रासोनिक मेथड। ओके, ये सारे मेथड्स इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड, ये भी एक मेथड है, पढ़ लेना है बस, ऑब्जेक्टिव बिट विट आ जाता है कभी कभी, या फिर शॉर्ट नोट्स आ जाता है, लेकिन न्यूमेरिकल ये सारे ऊपर वाले मेथड से आएंगे जिसमें मैंने टिक लगाया है। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हेडिंग बनाइए, एरिया वेलोसिटी मेथड। तो यहाँ पे मैंने एक नदी का क्रॉस सेक्शन ले लिया है, ठीक है, जिसमें हमको एरिया वेलोसिटी मेथड को अप्लाई करना है और डिस्चार्ज को कैलकुलेट करके निकालना है। नदी का एक क्रॉस सेक्शन ले लिया है। अब हम कैसे अप्रोच क्या करेंगे, तो देखिए होता क्या है, एक आदमी या फिर एक टीम पूरा एक नौका में बैठ जाता है, एक बोट में बैठ जाता है। ओके, अब वो बोट लेके जाता है कहाँ से, ये बैंक हो गया, मतलब मैं एक एंड से शुरू कर रहा हूँ। लेट्स मैं ये अभी पिंक कलर ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पिंक कलर का मार्किंग किया, किसी एक किनारे से मैं शुरू करूंगा और दूसरे किनारे तक नौका में पहुंचूंगा क्रॉस सेक्शन पे। कहने का मतलब है, अगर ये आपका फ्लो का, ये आपका रिवर है, ये फ्लो का डायरेक्शन है, तो ये गाउजिंग साइट है एक्स एक्स सेक्शन पे, तो आप किधर से किधर जा रहे हो, आप इधर से इधर जा रहे हो। लेट्स सपोज पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, इस तरह से आपका बोट का मूवमेंट रहेगा, तभी ना क्रॉस सेक्शन आपको दिखेगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से बोट का मूवमेंट वहां पे होगा। अब हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज मैंने एक किनारे से स्टार्ट किया, अपने बोट को लेके गया, मैं लेके आया और यहाँ पे रुक गया। ये पहला पॉइंट, जहाँ पे मेरे को ऑब्जर्वेशन या फिर रीडिंग रिकॉर्ड करनी है ना, ये पहला पॉइंट पे रुक गया। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेट्स सपोज यहाँ से यहाँ तक का जो नदी का विड्थ है, इसको भी मैंने मेजर कर लिया और इसको मैं कहता हूँ W1। और इस पॉइंट पे जो डेप्थ ऑफ फ्लो है या फिर स्टेज इन रिवर, वो कितना है, ये भी मैंने मेजर कर लिया, ठीक है। लेट्स सपोज इसको मैं कहता हूँ Y1। अब इस स्टेज को मेजर करने का या फिर इस डेप्थ ऑफ फ्लो को मेजर करने का डिफरेंट टेक्निक्स है, बहुत सारी टेक्निक, जैसे कि मैंने बताया था स्टेज रिकॉर्डर, है ना, या स्टाफ को यूज करके आप स्टेज मेजर कर लेंगे वहाँ पे। मतलब हम तो नाव में ऑलरेडी बैठे ही हैं, नाव में जब बैठे हैं तो हम क्या करेंगे, एक स्टाफ होगा, स्टाफ को ड्रॉप करेंगे, ठीक है, तो हमको डेप्थ ऑफ फ्लो बता देगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। या फिर अगर मान लीजिए आपका कोई बहुत गहरा नदी था, ठीक है, काफी गहरा नदी है, तो जब काफी गहरा नदी होता है तो हमारे पास वहां पे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रहती है ना। इको रिकॉर्डर एक आता है, इको रिकॉर्डर मतलब आप कुछ बोलोगे, इको मतलब आप कुछ बोल रहे हो तो कोई चीज, कोई ध्वनि, जैसे
इको सुने हो ना, रूम वगैरह में या फिर बाथरूम में जाओ तो इको सुनने को मिलता है। इको कहने का मतलब आप ही का वॉइस आप ही को फिर दोबारा सुनने को मिलेगा बाद में, इसी चीज को इको कहते हैं। तो इको रिकॉर्डर एक टेक्निक होती है, एक सिस्टम, उसको यूज करके डीप स्टेजेस को मेजर कर लिया जाता है तुरंत बोर्ड से, है ना, समझ में आया। जहां तक मतलब स्टाफ अब नहीं पहुंच पा रहे तो हम क्या करेंगे, लेकिन मेजरमेंट डेप्थ मेजरमेंट छोड़ देंगे क्या, नहीं, मेजर करेंगे। तो इको रिकॉर्डर का यूज किया जाता है। एक तरह का सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है, तो सिग्नल को ट्रांसमिट करने के बाद ये जो रिवर का तलहटी है वहां पे टकराएगा, फिर सिग्नल वापस जाएगा, फिर रिसीवर रिसीव करेगा, फिर उसके एनालिसिस से हम उस जगह पे डेप्थ कितना है ये एक्यूरेटली निकाल लेते हैं। आजकल बहुत सारे आधुनिक टेक्निक्स हैं, ठीक है, तो इस तरह से किया जाता है। तो ये सब बोट पे रह के किया जा रहा है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, जब आप इस पहला पॉइंट पे रुके जहां पर आप y1 मेजर कर रहे हो, तो मैंने क्या बोला, वहां पे रुका है बोट, वहां पे रुका है बोट, रुका, फिर आप y1 मेजर किए, फिर उसके बाद जो भी डेटा आपको रिक्वायर्ड है, वेलोसिटी डेटा, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी डेटा तो चाहिए, यहाँ पे आप बोट रुका है तो यहाँ पर आप करंट मीटर जो भी आप यूज करोगे उस करंट मीटर को हम ड्रॉप करेंगे, और जिस भी पॉइंट पर वेलोसिटी चाहिए, जिस भी पॉइंट कहने का मतलब हमको मीन वेलोसिटी निकालना है, तो एक बार हमको डेप्थ पता चल गया, तो डेप्थ पता चलने के बाद हम मीन वेलोसिटी निकालना शुरू करेंगे। तो मीन वेलोसिटी निकालने के लिए मैंने डिफरेंट कंडीशन बताया था। अगर सेलो डेप्थ है, कम डेप्थ है, 1-1.5 मीटर 2 मीटर तक का डेप्थ है, ऐसा डेप्थ, तो हम जस्ट 0.6 टाइम्स y पर वेलोसिटी करंट मीटर को रखेंगे और वेलोसिटी का मेजरमेंट ले लेंगे। अगर डेप्थ ज्यादा है ना, डीप रिवर है, तो हम 2 डिफरेंट पॉइंट पे या फिर 3 डिफरेंट पॉइंट पे वेलोसिटी का मेजरमेंट लेंगे, फिर वहां से मीन वेलोसिटी निकालेंगे, क्योंकि हमको मीन वेलोसिटी चाहिए डिस्चार्ज को कैलकुलेट करने में। ये सब चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो वो सब चीज यहाँ एक पॉइंट पे रह के किया जाएगा। कर लिया, फिर यहां से आपने बोट को आगे बढ़ाया, आगे बढ़ा, लेट्स सपोज फिर आपने एक पर्टिकुलर विड्थ कवर किया, लेट्स सपोज आपने कवर किया W1 विड्थ पहले कवर कर लिया, अब कवर किया आपने W2 विड्थ कवर किया, फिर यहाँ पे बोट को रोका, रोकने के बाद फिर मेजरमेंट वगैरह लिया, जैसे कि आपने y2 का मेजरमेंट लिया, है ना, यहाँ पे डेप्थ ऑफ फ्लो कितना, ये है y2 डेप्थ ऑफ फ्लो मान लो, इस तरह से। फिर वेलोसिटी वगैरह का करंट मीटर को यूज करके आपने मेजरमेंट किया। तो एरिया वेलोसिटी मेथड को हम कभी कभी करंट मीटर मेथड भी कहते हैं, ठीक है, इट इज समटाइम्स कॉल्ड करंट मीटर मेथड। ओके, नाउ जैसे W2 खत्म हुआ, फिर आप यहाँ से बोट को फिर आगे बढ़ाए इस तरह से, फिर W3 विड्थ आपने ये मेजर किया, फिर यहाँ से स्टेज मेजर किया, लेट्स सपोज इट इज y3। इस तरह से आप मेजर करते चलोगे एक एंड से दूसरे एंड तक, समझ में आया। तो इसी तरह से हम पूरे क्रॉस सेक्शन में मेजर कर लेंगे और वेलोसिटी का डेटा, स्टेज डेटा सब कुछ रिकॉर्ड कर लेंगे। ओके, तो इसी तरह से हम मेजर करते चलेंगे। लेट्स सपोज लास्ट पे जब पहुंचेंगे ऐसा, तो ये वाला लास्ट हो गया, ये हो गया yn मान लो, तो ये क्या हो जाएगा yn-1, ये क्या होगा yn-2, इस तरह से लिख देता हूं। फिर ये वाला जो विड्थ होगा लास्ट वाला, ये वाला विड्थ, ये क्या रही होगी, इट विल बी wn, तो इट इज wn-1, wn-1, क्लियर है। उसी तरह ये wn-2 विड्थ, समझ में आया। आपने इस तरह से पूरे क्रॉस सेक्शन में इस मेजरमेंट लिया। तो देखो, नदी का अगर विड्थ बहुत ज्यादा है, नदी का विड्थ अगर बहुत ज्यादा है और आप डिफरेंट सेगमेंट में उसको डिवाइड करेंगे और इस तरह से मेजरमेंट वगैरह आप लेंगे, तो कितने सारे मेजरमेंट लेना होगा, कितने जगह नौका को रोकना होगा, इसमें तो पूरा दिन क्या 2 दिन 10 दिन लग जाएगा। अगर मतलब बहुत सारे मेजरमेंट डेटा सब कुछ रिकॉर्ड करना है ना, 2 दिन 10 दिन तो नहीं, दिन भर में हो जाएगा, लेकिन टाइम टेकिंग है। अगर विड्थ बहुत ज्यादा हुआ और नदी में फ्लो जो बहाव है, वेलोसिटी, वो भी अगर ज्यादा हुआ नदी का, तो नौका को, जैसे कि मैं कह रहा हूँ, नदी में पानी के ऊपर नाव को स्टिल रखना है, स्थिर रखना है, रखने के बाद आपको ये सारे मेजरमेंट लेने हैं। खैर अगर वेलोसिटी वगैरह बहुत ज्यादा है तो नौका तो उतना स्थिर रह नहीं पाएगा, तो उसके लिए नौका को एंकर करना होगा। एंकर करने का मतलब क्या है, नौका का एक एंकर होता है, एंकरेज, वो जमीन पे गिरा देंगे तो जमीन को फिक्स कर लेगा नौका को, समझ में आया। तो नौका फिर ज्यादा हिलेगा डुलेगा नहीं, तो ये चीज करना पड़ेगा। बहुत क्लमजी हो जाएगा अगर आपका विड्थ ज्यादा होगा तो मैं पहले ही बता देता हूँ, ये जो मेथड, एरिया वेलोसिटी मेथड, ये अच्छा मेथड है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा विड्थ है रिवर का, तो उस केस में ये मेथड उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग होता है।
समझ में आया? बहुत सारे मेजरमेंट लेने होते हैं एंड इट इज टाइम टेकिंग। और रिवर में अगर वेलोसिटी वगैरह भी ज्यादा है तो भी ये उतना अच्छा प्रूव नहीं होता है, मतलब क्योंकि डेटा रिकॉर्डिंग में हमको दिक्कत आती है भाई। ठीक है, तो इसीलिए इसी का सब्स्टिट्यूट जो नेक्स्ट मेथड में बता रहा हूँ, मूविंग गोट मेथड, वो मेथड इसी का सब्स्टिट्यूट है अदर टाइप ऑफ मेथड। क्लियर है? ताकि ये जो दो प्रॉब्लम मैंने अभी यहाँ बता दिया वो प्रॉब्लम वहां पे एलिमिनेट हो जाएंगे। वहां पे नौका रुकता नहीं है मूविंग गोट मेथड में, है ना। बाकी सब एनालिसिस हम इसी तरह से करेंगे, जो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन वगैरह सब कुछ बताया, सब कुछ ऐसा ही होगा, बस डेटा रिकॉर्डिंग सिस्टम अलग हो जाएगा। वहां पे नौका रुकेगा नहीं, नौका कॉन्टिन्यूसली चलते रहेगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचा, दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट पहुंचा, तीसरे पॉइंट से चौथे पॉइंट पहुंचा, नौका कॉन्टिन्यूसली चलेगा। समझ में आ रहा है? नौका रुकेगा नहीं, बस एक एंड से दूसरे एंड तक नौका चलेगा। ठीक है, तुरंत चला गया। एक करंट मीटर हम नौका में लगा के रखते हैं, है ना, वो करंट मीटर को नौका अपने साथ टो करता है। समझ में आ रहा है? तो नौका एक एंड से दूसरे एंड पे चले जाता है, बस यही चीज है उसमें। ओके, तो मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा में बस डिफरेंस होता है, और कोई मेजर डिफरेंस उसमें इन दोनों मेथड में नहीं है। और इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो उसके बेनिफिट्स हो जाते हैं, मतलब उसमें वो चीज ओवरकम हो जाता है। खैर चलिए, वो मेथड जब बाद में बताऊंगा तो और क्लियर कट समझ में आ जाएगा। खैर, तो अब यहाँ पे एनालिसिस अपन शुरू करते हैं। तो आपने इस तरह से डिफरेंट मेजरमेंट लिया है, अब मेरे को डिस्चार्ज निकालना है। तो डिस्चार्ज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, अब मैं सेगमेंट्स बनाऊंगा। ठीक है, सेगमेंट बनाऊंगा, कहने का मतलब है यहाँ पे मिड पॉइंट मेथड, ओके, या फिर मिड ऑर्डिनेट मेथड, मिड ऑर्डिनेट मेथड और मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है सेगमेंट बांटने के लिए। अब वो सेगमेंट कैसे बांटेंगे, देखिए, जैसे आपने डेप्थ y1 मेजर किया है और डेप्थ y1 जहां पे मेजर किया था वहीं पे आपने डिफरेंट वेलोसिटीज मेजर किया है, तो उस पर्टिकुलर डेप्थ पे उसके अगल बगल का जो फ्लो होगा उसका भी वेलोसिटी लगभग सेम ही होगा, ये मान के चलेंगे। तो हम जो पहला सेगमेंट चूज करेंगे वो चूज करेंगे यहाँ पर, मतलब W1 तो आ ही जाएगा पहले सेगमेंट में, और W2 जो विड्थ है इसका आधा, ये हो जाएगा मेरा पहला सेगमेंट। दिस विल बी माई फर्स्ट सेगमेंट। और जो एवरेज विड्थ है इसका जो एवरेज विड्थ है फर्स्ट सेगमेंट का, उसको मैं कहता हूं W1 बार। उसी तरह से मैं दूसरा सेगमेंट चूज करूंगा, मतलब W2 विड्थ का आधा और फिर W3 विड्थ का आधा, W3 विड्थ का आधा, तो इसको मैं कह दिया W2 बार। ठीक है, उसी तरह मैं तीसरा सेगमेंट कंसीडर करूंगा, जैसे W3 विड्थ का आधा और W4 विड्थ का आधा, इसको मैं कह दिया W3 बार। कहने का मतलब है मिड ऑर्डिनेट क्यों, मिड ऑर्डिनेट मतलब हम सेगमेंट कुछ ऐसा चूज करें कि ये जो अपना है, मतलब ये जो डेप्थ है ना, ये जो स्टेज है या फिर जहां पे हमने मेजरमेंट लिया है जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे, वो मेरा दोनों सेगमेंट के बीच में आए, मतलब दोनों विड्थ के आधे आधे में आए। यही कॉन्सेप्ट को यूज किया जा रहा है यहाँ पे। यहाँ तक समझ में आया? ओके, अब देखो डिस्चार्ज कैसे निकालेंगे। अब जो डिस्चार्ज हम निकालेंगे यहाँ पे, डिस्चार्ज इक्वल टू, हम क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं डिस्चार्ज का, Q इक्वल टू एरिया इंटू, मतलब सेगमेंटल डिस्चार्ज। सेगमेंटल डिस्चार्ज हम निकालेंगे, मतलब लेट्स सपोज कि ये जो पहला सेगमेंट हमने डिसाइड किया, पहला सेगमेंट कहने का मतलब जिसका विड्थ है W1 बार, इतने विड्थ का जो टोटल डिस्चार्ज है सेगमेंटल डिस्चार्ज, लेट्स सपोज इट इज डेल्टा Q1, है ना, या फिर आप Q1 लिखिए, डेल्टा वेल्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। उसी तरह दूसरे सेगमेंट से जो टोटल डिस्चार्ज निकल रहा है, लेट्स सपोज इट इज Q2। फिर तीसरे सेगमेंट से जो टोटल डिस्चार्ज निकल रही है, लेट्स सपोज इट इज Q3। क्लियर है? इसी तरह से डॉट 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 अप टू nth सेगमेंट का जो डिस्चार्ज निकलेगा Qn आप निकालोगे। तो ये सेगमेंटल डिस्चार्ज हम कैसे निकालेंगे, तो देखो डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू वेलोसिटी। क्लियर है? तो वेलोसिटी तो आपने मेजर कर लिया है बाय यूजिंग करंट मीटर्स, मतलब ये वेलोसिटी जो यूज करेंगे आप, ये मीन वेलोसिटी यूज करेंगे। क्लियर है?
दिमाग में मीन वेलोसिटी उतरना नहीं चाहिए। जो वेलोसिटी हम यूज करेंगे मीन वेलोसिटी यूज करेंगे। अब एरिया हम कैसे निकालेंगे? एरिया इक्वल टू क्या होगा? तो एरिया इक्वल टू ये जो मतलब आपने सेगमेंट बनाया इसका जो एरिया होगा ये क्या होगा? जो एवरेज एरिया आप लोगे इट इज W1 बार इंटू, मतलब पहला सेगमेंट का अगर बात करूं W1 बार इंटू Y1, ये हो जाएगा एरिया। तो एरिया आपने निकाल लिया, वेलोसिटी निकाल लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, डिस्चार्ज निकल गया। उसी तरह फॉर एग्जांपल सेगमेंट 2, ठीक है, Q2 का अगर बात करूं, डिस्चार्ज Q2 निकालना है तो एरिया 2 इंटू वेलोसिटी 2, एरिया 2 इंटू वेलोसिटी 2 मतलब मीन वेलोसिटी ऑफ सेगमेंट 2 है ना। तो एरिया 2 क्या हो जाएगा? देखो एरिया 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे एवरेज विड्थ आ जाएगा। एवरेज विड्थ कहने का मतलब है आपका W2/2, W2 प्लस W3/2, ठीक है, एवरेज विड्थ इंटू Y2, ये हो गया एरिया इंटू वेलोसिटी जो आपने निकाला होगा V2 मीन। इस तरह से हम Q2 निकाल लेंगे, उसी तरह से हम Q3 निकाल लेंगे, Q4 निकाल लेंगे, Q5, जितने भी आपने सेगमेंट बनाए होंगे उतने सेगमेंट के हमने सेगमेंटल डिस्चार्ज निकाल लेनी है। उतने सेगमेंट के सेगमेंटल डिस्चार्ज जब निकाल लिया तो उन सारे सेगमेंटल डिस्चार्ज को जब एड अप कर देंगे ओवरऑल समेशन ऑफ ऑल सेगमेंटल डिस्चार्ज, देन इट विल कंप्यूट व्हाट? इट विल कंप्यूट द फाइनल डिस्चार्ज कमिंग आउट थ्रू द क्रॉस सेक्शन। क्लियर? तो यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? सेगमेंटल डिस्चार्ज निकालनी है और सबको ऐड कर देना है। अब देखो Q2 या फिर Q3, Q4 ये सब निकालना तो बहुत आसान है, समझ पा रहे हैं कि नहीं? बहुत आसान है, बस W2 प्लस W3/2 किया ताकि हमको W2 बार निकल जाए। ओके, ये देखो आपका W2 बार, फॉर एग्जांपल Q2 जो निकाल रहे हैं हम, Q2 का बात कर रहे हैं, डायग्राम देखते रहना, डायग्राम आप अच्छे से बनाओ। Q2 जब निकालेंगे ये एरिया 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट 2 इंटू मीन वेलोसिटी इन सेगमेंट 2, तो एरिया ऑफ सेगमेंट 2 क्या होगा? मीन विड्थ W2 बार जो आपने बनाया है इंटू Y2। तो ये W2 बार क्या होगा? ये देखो डायग्राम को देखो, W2 बार में क्या क्या आ रहा है? देखो W2 बार में आ रहा है, W2 का आधा आ रहा है, फिर W3 का आधा आ रहा है ना। तो हम ये लिख सकते हैं कि W2 बार इज नथिंग बट W2/2 प्लस W3/2। कहने का मतलब है W2 प्लस W3/2। ओके, तो एरिया क्या हो जाएगा? तो एरिया इक्वल टू सिंपली ये W2 प्लस W3/2 इंटू Y2 है ना। और वेलोसिटी 2 आपने निकाल ही लिया तो इसको यूज करके डिस्चार्ज निकाल लेंगे। उसी तरह अगर मैं Q3 लिखूंगा, Q3 तो मैं क्या लिखूंगा? एरिया 3 इंटू मीन वेलोसिटी ऑफ सेगमेंटल 3, तो इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? देखिए मैं सीधा लिखूंगा W3/2 प्लस W4/2 है ना, इंटू Y3 इंटू V2 बार, V3 बार। इस तरह से हम Q3 निकाल लेंगे। तो Q2, Q3 ये सब सेगमेंटल डिस्चार्ज अब निकालना आसान है, समझ गया ना फुल कॉन्सेप्ट ओवरऑल सेगमेंटल डिस्चार्ज निकालने की। ओके, इसको लिख लो, इसको लिख लो। अब देखो सेगमेंट 1 का डिस्चार्ज कैसे निकलेगा? इसमें थोड़ा ये है, सेगमेंट 1 का डिस्चार्ज मतलब Q1 मैंने क्या बताया आपको? W1 बार इंटू Y1, Q1 इक्वल टू क्या होगा? जस्ट मिनट यार, क्या एरिया 1 इंटू V1 बार, तो एरिया 1 इक्वल टू W1 बार इंटू Y1 इंटू V1 है ना, V1 बार। तो एरिया 1 इक्वल टू क्या है? W1 बार इंटू Y1। तो ये W1 बार कितना होगा? आप कभी कभी ऐसा कर दोगे एग्जाम में जब जाओगे तो W1 बार को आप सीधा लिख दोगे W1/2 प्लस W2/2, मतलब W1 प्लस W2/2 आपने लिख दिया और कैलकुलेट कर लिया। तो ये गलत है, ये नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग। W1 बार ये नहीं होगा। तो W1 बार क्या होगा? चलिए अब मैं कैलकुलेट करता हूं आपको W1 बार। यहाँ पे एरिया वेलोसिटी मेथड में यही एक ट्रिक है और कुछ नहीं है। ओके,
तो W1 बार हम कैसे निकालेंगे? तो देखो ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को ले लिया मैंने, ओके। इस ट्रायंगल को मैंने एक ट्रायंगल कंसिडर कर लिया, एक सिमिलर ट्रायंगल जैसा कंसिडर कर लिया। फिर एज से, कहने का मतलब एज से, नाउ विड्थ अप टू विड्थ W1, डेप्थ यहाँ पे कितना था, इसको मैं कहता हूँ y1, और ये वैल्यू कितना है, दिस वैल्यू W2/2 ये है। तो एट W2/2 यहाँ पे डेप्थ कितना है ये हमको पता नहीं। लेट्स सपोज मैं इसको कंसिडर करता हूँ, दिस डेप्थ इज B, ओके। सो अभी ये जो ट्रायंगल आपने कंसिडर किया, ये एक तरह का सिमिलर ट्रायंगल है, मतलब एक तरह का एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके। नाउ इसका एरिया कितना होगा, इस ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं 1/2 B इंटू, ओके, परपेंडिकुलर, ओके, मतलब हाइट क्या होगा इसका, W1 प्लस W2/2, ओके। इसका एरिया, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल का एरिया इतना होगा, इस छोटे से ट्रायंगल का। सो अगर इस छोटे से ट्रायंगल का एरिया इतना हुआ, तो अब इसमें देखो B का वैल्यू अननोन है, इसमें B का वैल्यू अननोन है, ये B का वैल्यू आपको पता नहीं। तो अगर मैं इसमें B का वैल्यू डाल दूं कहीं से कैलकुलेट करके, तो ये जो एरिया है, कौन सा एरिया A1, इसको मैं क्या करता हूं, मतलब ये सॉल्यूशन जो मैं कर रहा हूं, ये जो एरिया A1 निकालूंगा, जैसा फर्स्ट वाला सेगमेंट का एरिया, उसी तरह लास्ट वाले सेगमेंट के एरिया में भी सेम कैलकुलेशन चलेगी। इसको मैं एक ट्रायंगल एज्यूम करके निकालूंगा, इसको मैं एज्यूम कर लूंगा कि ये एक ट्रायंगुलर पोर्शन है ना, आपको दिख भी रहा है एक ट्रायंगल जैसा, या क्रॉस सेक्शन में देखो ये डायग्राम है ना, एक ट्रायंगल जैसा दिख रहा है। तो इसको मैं एज्यूम कर लूंगा कि ये एक ट्रायंगुलर पोर्शन है ना, फर्स्ट सेगमेंट, और फिर मैं इसका एरिया निकालता हूँ, ओके। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको निकालना है, तो वो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, इतना जो मैंने लिखा अभी, 1/2 B इंटू W1 प्लस W2/2। अब इसमें B मेरे को पता नहीं है, तो ये B का वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा? तो देखो, फॉर कैलकुलेशन ऑफ B, तो मैं ये लिख सकता हूं कि W1/y इक्वल टू W1 प्लस W2/2 बाई B, है ना, सॉरी ये y1 होगा, यहाँ पे y1 क्या लिख रहा हूँ यार, हाँ ठीक है, तो ये y1 होगा। तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, है ना, सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट को यूज करके ये मैं लिख दिया। तो जब ये मैं लिख दिया, तो यहाँ से मैं B का वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर लूंगा। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, B हो जाएगा आपका B इक्वल टू W1 प्लस W2/2 इंटू Y1 डिवाइडेड बाई W1, ये हो जाएगा B। जब ये B हो गया, है ना, तो इसका जो वैल्यू आया, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे ये ट्रायंगुलर एरिया में जो हमको निकालना है ना, A1 वाला एरिया, ओके। A1 जो सेगमेंट है उसको मैं एज ए ट्रायंगुलर पोर्शन कंसीडर कर रहा हूँ, तो उसमें मैं ये सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, यहाँ पे जो इक्वेशन में B अननोन था, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो एरिया इक्वल टू A1 इक्वल टू, हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 1/2 हम लिखे थे B, तो B का वैल्यू आपको निकल गया। B का वैल्यू क्या निकल गया, B का वैल्यू आपको निकल गया W1 प्लस W2/2 इंटू Y1 बाई क्या निकला, इंटू Y1 बाई आपका निकल गया W1, सॉरी हाँ, Y1 बाई W1 इंटू अगेन क्या है W1 प्लस W2/2, क्लियर। अब इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि W1 प्लस W2/2 का होल स्क्वायर, ओके, इंटू Y1 बाई 2 टाइम्स W1, मैं इस तरह से लिख सकता हूं, ओके। तो अब देखो ये लिखा मैंने एरिया 1, ओके।
और मैंने क्या बताया था, एरिया वन कैसे निकालेंगे, मतलब बाय यूजिंग बेसिक कॉन्सेप्ट, एरिया वन इक्वल टू जो मीन विड्थ W1 बार इंटू Y1, है ना। तो इस एरिया वन, इस तरह ये है आपका बेसिक फॉर्मूला एरिया वन निकालने का, जो बेसिक फॉर्मूला है। और यहाँ पे मैंने ये एज्यूम कर लिया कि वो एक ट्रायंगुलर हिस्सा है, फिर उसको उस कॉन्सेप्ट को यूज करके, ट्रायंगल का एरिया का कॉन्सेप्ट को यूज करके मैंने एरिया निकाल लिया उस फर्स्ट सेगमेंट का। तब जब इन दोनों को मैं कंपेयर करूं तो यहाँ से देखो, यहाँ से मैं W1 का वैल्यू बता सकता हूँ, W1 बार का, ये क्या होगा, इट विल बी नथिंग बट W1 प्लस W2 बाई 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स W1। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से W1 निकलेगा। तो ये फर्स्ट सेगमेंट का निकला, है ना। तो सेकंड सेगमेंट का बोलोगे, सेकंड सेगमेंट का इसी तरह निकलेगा क्या, नहीं। अब सेकंड थर्ड इन सब सेगमेंट का नहीं, वो लगभग कैसा है, रेक्टेंगल जैसा है। वहां अब ट्रायंगुलर हिस्सा नहीं आ रहा है ना, वहां पे ट्रायंगुलर हिस्सा नहीं है। अब सेकंड सेगमेंट लगभग आपने रेक्टेंगुलर कंसिडर कर लिया, थर्ड सेगमेंट भी लगभग रेक्टेंगुलर है, फोर्थ सेगमेंट भी रेक्टेंगुलर, लेकिन लास्ट वाला सेगमेंट एज पर, लास्ट मतलब उस किनारे, नदी के इस किनारे, मतलब ये वाला सेगमेंट, यहाँ पे जब आप कंसिडर करोगे, यहाँ पे जस्ट मिनट, ये लास्ट वाले सेगमेंट में मैं इसको बता रहा हूं, ये वाला, ये जब आप कंसिडर करोगे, क्या कंसिडर करोगे, WN बार, है ना। तो ये जब आप कंसिडर करोगे तो इसको फिर यही ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट को यूज करके निकालना होगा। तो इसको फिर ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट को यूज करके निकालेंगे तो इसी तरह से निकलेगा। तो ओके, तो ऐसे केसेस में तो WN बार फॉर लास्ट सेगमेंट क्या लिख सकते हैं हम, WN बार फॉर लास्ट सेगमेंट। देखो अब ये पहला वाला फॉर्मूला को अब ध्यान में रखना, इसको यूज करके लिखना। तो WN बार लिखने के लिए W1, ओके, मतलब इस तरह से ये वाला, अब देखो ये फिर ये, ठीक है, ये आपका WN है और ये WN, सॉरी ये आपका एक मिनट, ये आपका WN है और ये क्या है, WN माइनस 1/2, यही है। ये आपका YN है, दिस इज समथिंग B, ओके, विच इज अननोन, जो हम नहीं जानते हैं। तो अब WN बार हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर इस केस में, अगेन तो हम लिखेंगे WN प्लस WN माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बाई 2 टाइम्स WN इनटू, हो गया। तो एरिया, लास्ट सेगमेंट का एरिया क्या होगा, एरिया N विल बी इक्वल टू WN बार इंटू YN, सिंपल है कि नहीं। तो WN बार कैसे, ऐसे निकाल लेंगे। बस W1 का फॉर्मूला ध्यान रखिए, जैसे हमने W1 डिराइव किया उसी तरह से WN डिराइव हो जाएगा, WN बार लास्ट सेगमेंट का। क्लियर है कॉन्सेप्ट, यहाँ तक समझ में आया सब कुछ, ओके। तो फर्स्ट सेगमेंट और लास्ट सेगमेंट की डिस्चार्ज इस तरह से कैलकुलेट करनी है, ओके। अब डिस्चार्ज निकल जाएगा ना, जब एरिया 1 निकाल लिया आपने सेगमेंटल एरिया, तो डिस्चार्ज आपने वेलोसिटी पहले से मेजर करके रखा है, तो सेगमेंट इंटू सेगमेंटल एरिया इंटू वेलोसिटी, डिस्चार्ज निकाल लिया। फर्स्ट सेगमेंट का निकाल लिया, उसी तरह लास्ट सेगमेंट का डिस्चार्ज इसी तरह से निकालोगे और बीच में सारे सेगमेंट का डिस्चार्ज एक जैसा रहेगा, मतलब एक जैसे निकलेगा, एक जैसे फॉर्मूला को यूज करके निकलेगा। मतलब रेक्टेंगुलर वाला बीच का सारे सेगमेंट क्या होंगे, रेक्टेंगुलर होंगे। तो सारा सेगमेंटल डिस्चार्ज आपने निकाल लिया। जब आपने सारा सेगमेंटल डिस्चार्ज निकाल लिया, then the final discharge coming out of the cross section, okay, will be what, summation of all segmental discharge, मतलब Q final, summation of all segmental discharge। क्लियर है, ओके। सो इस तरह से हम रेट ऑफ फ्लो मेजर कर लिए बाय यूजिंग द एरिया वेलोसिटी मेथड। वेल, अब इसमें देखिए कुछ इसके थ्योरीज हैं। अब वो थ्योरीज क्या है, तो देखो ये मैंने आपको एक बना दिया आपका स्ट्रीम और उसको मैंने डिफरेंट विड्थ्स यहाँ पे दिखा दिया। अब मैं इसको पहला सब सेक्शन में अगर डिवाइड करूंगा, सब सेक्शन में डिवाइड करने का मतलब है ये, मतलब ये विड्थ कंसिडर करूंगा, दिस विल बी योर सब सेक्शन।
जिसका विड्थ होगा W1 बार, लेट सपोज। उसी तरह दूसरा सबसेक्शन, दिस विल बी सेकेंड सबसेक्शन, जिसका विड्थ होगा W2 बार, है ना। तो इस तरह से हम डिफरेंट सबसेक्शन में एक स्ट्रीम को डिवाइड करते हैं और हर एक सबसेक्शन से हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, डिस्चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं। Q1 सबसेक्शन 2 से हमने Q2 डिस्चार्ज निकाल लिया, ठीक है। और ये हो गया हर एक सबसेक्शन का विड्थ, ओके। हर एक सबसेक्शन का विड्थ क्या होगा, पहला सबसेक्शन का W1 बार, सेकेंड सबसेक्शन का W2 बार। तो गेट जैसे एग्जाम में या फिर ES जैसे एग्जाम में ये एरिया वेलोसिटी मेथड से सबसेक्शन जो है ना, पहला और लास्ट वाला सबसेक्शन का एक फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं, इसका विड्थ भी डायरेक्टली पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, है ना। बिट क्वेश्चन बनती है तो ध्यान रखने का, ये सबसेक्शन का फॉर्मूला। ऐसे अगर जो डेरिवेशन कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि हम इसको एक ट्रायंगुलर एरिया कंसिडर करके निकालते हैं, है ना, तो अगर वो कॉन्सेप्ट दिमाग में घुस गया है तो ये याद रखने का, वो फॉर्मूला को याद रखने का आपको जरूरत नहीं है। क्लियर है? ओके। यार कितना रखोगे यार, दिमाग फट जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। नाउ पहला पॉइंट फॉर यूजिंग दिस मेथड, सबसे पहले ये बात भी और एक लिख लो, ये जो मेथड है, फॉर दिस मेथड इज सुटेबल फॉर लो विड्थ रिवर, ये चीज तो है ही। दूसरा, एंड फ्लो शुड बी नॉट मच डिस्टर्ब्ड, मतलब फ्लो वेलोसिटी वगैरह ज्यादा नहीं होना चाहिए, फ्लो वेलोसिटी वगैरह हाई नहीं होना चाहिए, ज्यादा टर्बुलेंस नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अब देखो पहला पॉइंट, ये सब सेक्शन जो हम डिवाइड कर रहे हैं इसके बारे में कुछ ये कहता है, ये मेथड ये इन सब चीजों को सेटिस्फाई करना चाहिए। पहला पॉइंट ये कहता है कि जो विड्थ ऑफ सब सेक्शन है, विड्थ ऑफ सब सेक्शन है ना, मतलब सब सेक्शन का विड्थ कहने का मतलब है दैट इज W1 बार, W2 बार, ये सारे हो गए विड्थ ऑफ सब सेक्शन एक्सेट्रा, WN बार, है ना। विड्थ ऑफ सब सेक्शन शुड नॉट बी ग्रेटर देन ओके 1/15, 1/15 से लेके 1/20 ऑफ टोटल विड्थ ऑफ रिवर। इस बात को ध्यान रखिएगा। सेकेंड बिट ये कहता है चेक, कि जो हम डिस्चार्ज निकाल रहे हैं हर एक सब सेक्शन से, है ना, हर एक सब सेक्शन से जो डिस्चार्ज निकालेंगे, निकालने के बाद आप में ये चेक है, ये सारे चेक करने होते हैं लास्ट में। फिर हर एक सब सेक्शन से डिस्चार्ज निकालने के बाद आपने सबको ऐड कर दिया और फाइनल डिस्चार्ज Q टोटल या फिर Q फाइनल आपने निकाल लिया, है ना। तो ये कहता है कि डिस्चार्ज थ्रू each subsection should be less than less by 10% of total discharge, less by 10% of total discharge। समझ में आ रहा है? मतलब ये कहता है कि जो आप Q1 निकालोगे, जो Q1 का वैल्यू होगा, ये कम से कम Q टोटल, है ना, Q टोटल से 10% आप घटाइए, ओके। मतलब Q टोटल से जब 10% घटाएंगे तो जो डिस्चार्ज का वैल्यू आएगा उसके आसपास होना चाहिए, है ना। मतलब Q टोटल से कम 10% कम होना चाहिए सेगमेंटल डिस्चार्ज हर एक सेगमेंट का। ये एक तरह का चेक है, ये चीज सेटिस्फाई होना चाहिए, नहीं तो आपका रिजल्ट गलत सलत निकल गया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। एक छोटे से वेज में आप निकाल रहे हैं, एक छोटे से एरिया में निकाल रहे हैं और पूरे एरिया का डिस्चार्ज वो अपना अलग अलग होगा यार। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट जो चेक है वो चेक ये है
हर एक सब सेक्शन का मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो, हर एक सब सेक्शन का मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो के ऊपर ये चेक है, और ये कहता है कि हर एक सब सेक्शन का जो वेलोसिटी है इट शुड नॉट बी मोर देन, मतलब फॉर एग्जांपल ये जो है, मतलब पहला वाला सब सेक्शन इसका वेलोसिटी है मान लो v1, दूसरा वाला सब सेक्शन का जो वेलोसिटी है v2 बार। ओके, तो ये कहता है कि वेलोसिटी v1 और वेलोसिटी v2 बार ये दोनों तो कहीं ना कहीं सेम तो नहीं होगा, समझ रहे हैं, सेम तो नहीं होगा, वो दोनों एक दूसरे से डिफर करेगा। तो ये जो डिफरेंस है मतलब एडजेसेंट सबसेक्शन में, मतलब ये एक सबसेक्शन हो गया, इसके जस्ट बगल में दूसरा सबसेक्शन है, तो अलग अलग वेलोसिटी आप कंसीडर कर रहे हो, तो इनका जो डिफरेंस है इट शुड नॉट बी मोर देन 20%। ओके, इस पॉइंट को लिख लीजिए, पॉइंट 3, दैट द डिफरेंस इन वेलोसिटी ऑफ एडजेसेंट subsection should not be more than 20%। समझ में आ रहा है? तो ये 3 यहाँ पे पॉइंट्स थे, थ्योरेटिकल पॉइंट, जिससे बिट क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी इस मेथड से आपका कन्वेंशनल क्वेश्चन ही बनता है। और ये मेथड किस चीज पर बेस्ड है, जैसे कि मैंने बताया मिड सेक्शन मेथड है ना, या फिर मिड ऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। और जहाँ पे डेप्थ हाई हो जाता है वहाँ पे हम स्टेज मेजरमेंट कैसे करेंगे, डेप्थ कैसे मेजर करेंगे, वहाँ पे हम इको रिकॉर्डर का यूज करते हैं, इको रिकॉर्डर, ECHO, इको रिकॉर्डर का यूज करते हैं। एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है टू कंप्यूट द स्टेज ऑफ द रिवर एट दैट पॉइंट एक्यूरेटली। ओके, इको रिकॉर्डर इज यूज्ड। क्लियर है? वेल, विद दिस वी विल सॉल्व वन क्वेश्चन न्यूमेरिकल ऑन दिस मेथड। एंड इससे पहले जो मैंने बताया था कौन सा, करंट मीटर है ना, करंट मीटर पे भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। ओके तो ये रहा आपके स्क्रीन पे सामने, आपको क्वेश्चन दिख रही होगी। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये एक एरिया वेलोसिटी मेथड का क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन, देखिए पहला जो रो दिया है वो डिस्टेंस दिया हुआ है मीटर में। इसका डेटा देखिए कहाँ से शुरू हो रहा है, डिस्टेंस 0 से शुरू हो रहा है और 6.6 मीटर तक जा रही है। मतलब कहीं ना कहीं जो बोट जो मूव किया है ना, बोट 0 डिस्टेंस मतलब किसी एक एंड से शुरू होके मतलब 6.6 मीटर तक, मतलब दूसरा जो किनारा है वो 6.6 मीटर पे है, कहीं ना कहीं यही मतलब हुआ। नाउ नेक्स्ट डेटा क्या दिया हुआ है दूसरे रो में, डेप्थ दिया हुआ है एट 0, डेप्थ कितना 0। चलिए इसको मैं बना लेता हूं, इसका मैं एक क्रॉस सेक्शन आपको बना देता हूं ताकि इजीली ये चीज तुरंत सॉल्व हो जाए। सो दिस इज योर विड्थ ऑफ फ्लो। ठीक है, जैसे कि ये डेटा को देख के ये क्रॉस सेक्शन बनाएंगे। एट डिस्टेंस 0, डेप्थ 0, एट डिस्टेंस 0.6, आपका डेप्थ कितना है 0.3 मीटर, और ये डिस्टेंस कितना 0.6, जिसको हम क्या कहेंगे W1 कहेंगे केवल। नाउ यहां से आगे बढ़े, अगेन डिस्टेंस टोटल कितना है 0 से लेके टोटल 1.2 मीटर तक गए। डिस्टेंस 0.6 से फिर मतलब टोटल 1.2 मीटर तक गए, तो मतलब कितना इंटरवल कितना गया 0.6 का। तो यहाँ पे देखिए गैप जो है, स्पेसिंग जो है वो 0.6 का ही है। तो 0.6 से फिर 1.2 गए, फिर 0.6, फिर 1.8 गए, फिर 0.6, फिर 2.4 गए, फिर 0.6, फिर 3 गए, फिर 0.6, फिर 3.6 गए, फिर 0.6, फिर 4.2 गए, तो फिर 0.6, 4.8 का, 0.6, 5.4 का, ये 6 का, फिर ये 6.6, मतलब यहाँ पे टोटल 6.6 मीटर हो गया। और देखिए 6.6 मीटर पे दूसरा वाला रो देखिए, मैंने ये बैंक 6.6 है ये कैसे कंफर्म किया, क्योंकि जो दूसरा वाला रो है वो देखिए उसमें 6.6 पे डेप्थ अगेन 0, समझ में आ रहा है। और 6 मीटर पे डेप्थ कितना है, तो ये 6 मीटर रहा होगा, तो यहाँ पे डेप्थ कितना है 6 मीटर पे डेप्थ, ये है आपका 0.4, समझ में आ रहा है। ये सारे मेजरमेंट किए गए। ओके, तो ये जो छोटे छोटे गैप्स हैं, इंटरवल हैं, ये कितने के हैं 0.6 मीटर के, 0.6, सारे 0.6 के।
दिस इज ऑल्सो 0.6 0.6। पहले ये क्रॉस सेक्शन बनाइए, इसको समझो। 0.6 0.6 0.6 0.6। यहाँ पे तो एक यूनिफॉर्म टाइप का दे दिया। अगर यही डिस्टेंस नॉन यूनिफॉर्म टाइप का दिया रहता तो उसी हिसाब से ये जो है मतलब W1 W2 W3 इनकी वैल्यूज चेंज हो जाती। क्लियर है, समझ में आ रहा है? नाउ रेस्पेक्टिव डेप्थ भी आप लिख लो यहाँ पे, अगर लिखना चाहो तो डायग्राम में तो आपको डेप्थ पता है। यहाँ पे y1 का वैल्यू कितना होगा 0.3, y2 का वैल्यू 1.29। मैं अलग कलर ले लेता हूँ तो डायरेक्टली इसी पे लिख देता हूँ। दिस इज 1.29, दिस इज 2. y3 का वैल्यू 2.16, y3, दिस इज y2। फिर y4 का 2.55, फिर y6 का 2.22, फिर y7 1.68, फिर y8 है ना, इस तरह से y8, फिर y9 y10 y11। ओके, y8 का वैल्यू कितना हो गया 1.41 1.05 0.63। तो टोटल लगभग आपके पास 11 डेटा यहाँ पे गिवन है। अब देखिए वेलोसिटी मेजर किया गया है। वेलोसिटी यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम नेक्स्ट रो में देखिए जो डेटा क्वेश्चन में दिया है, वेलोसिटी दो जगह पे, मतलब एट डेप्थ ऑफ 0.2d एंड सेकेंड एट डेप्थ ऑफ 0.8d। ठीक है, ये आपका दो वेलोसिटी आप करंट मीटर को यूज करके मेजर किया। देन मीन वेलोसिटी कैलकुलेट किया गया हर एक डेप्थ पर। समझ में आ रहा है? हर एक डेप्थ पर मीन वेलोसिटी कैलकुलेट किया गया बाय यूजिंग 2 पॉइंट मेथड। यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट का वेलोसिटी को एवरेज किया गया, इसको कहा जाता है 2 पॉइंट मेथड। तो कहीं ना कहीं ये एक डीप रिवर है, डीप स्ट्रीम है ना। डीप स्ट्रीम तो उतना लग नहीं रहा है क्योंकि डेप्थ का वेरिएशन अगर देखेंगे 2-2.5 मीटर मैक्सिमम जा रही है, तो उतना डीप नहीं है। लेकिन फिर भी इन्होंने वेलोसिटी को थोड़ा एक्यूरेट एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ा मेजर करने के लिए, क्योंकि 2-2.5 मीटर का तो हम स्टाफ रीडिंग से भी, स्टाफ मतलब गेज से, स्टाफ गेज है ना, इसको भी यूज करके हम मेजर कर सकते हैं डेप्थ वगैरह। ओके, या फिर वेलोसिटी वगैरह हम वेडिंग के माध्यम से वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं, मतलब वेडिंग रॉड को डुबा के। बस 2.55 मीटर पे थोड़ा दिक्कत आएगी, 2.16 पे दिक्कत आएगी, 2.22 पे दिक्कत आएगी, बाकी और कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगा आपको, है ना। तो वेडिंग रॉड की मदद से आप मेजर कर सकते हो। सो ये एक तरह का सेलो रिवर है, ओके, डीप रिवर नहीं है। तो ये सारे डेटा ये आपने क्रॉस सेक्शन बना लिए, ओके, सब डेटा लिख दिया। अब जस्ट बाय यूजिंग दी मूविंग बोर्ड कह रहा हूँ, ये एरिया वेलोसिटी मेथड, आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है। तो डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेगमेंटल डिस्चार्ज कैलकुलेट करेंगे। तो हम सबसे पहले अगर सेगमेंट में बांटे तो ये हो जाएगा फर्स्ट सेगमेंट, जो कि हम ट्रायंगुलर पोर्शन को कंसिडर करेंगे, फिर और एक यहाँ पे लास्ट सेगमेंट, समझ रहे हैं? ओके, तो ये मान लो ये हो गया फर्स्ट सेगमेंट। ओके, तो यहाँ से निकल जाएगा आपका Δ1, फिर सेकेंड सेगमेंट Δ2, फिर थर्ड सेगमेंट Q3, फिर फोर्थ सेगमेंट Q4, फिर फिफ्थ सेगमेंट Q5, फिर सिक्स्थ सेगमेंट Q6, फिर सेवेंथ सेगमेंट Q7, फिर एट सेगमेंट Q8, फिर नाइन्थ सेगमेंट, ये अपने आप नाइन्थ हो जाएगी Q9, फिर 10th सेगमेंट Q10। तो टोटल आपको 10 डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है। फर्स्ट वाला डिस्चार्ज कैलकुलेट करने का जो कॉन्सेप्ट है वो ट्रायंगुलर सेगमेंट को, मतलब जो सब सेक्शन है उसको एज ए ट्रायंगुलर एरिया कंसीडर करके निकालेंगे। सिमिलरली लास्ट वाले को एज ए ट्रायंगुलर एरिया कंसीडर करके निकालेंगे, बाकी सबको एज ए रेक्टेंगुलर सब सेक्शन एरिया कंसीडर करके हम डिस्चार्ज निकाल लेंगे। तो पहला वाला डिस्चार्ज Q1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो सबको सिंपल है। Q1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया 1 इंटू y1, एरिया 1 इक्वल टू एरिया 1 इंटू V1 बार, है ना, एरिया 1 इंटू V1 बार। नाउ एरिया 1 इक्वल टू W1 बार इंटू y1, है ना, ये हो गया एरिया 1 इंटू V1 बार। नाउ W1 बार इक्वल टू, फॉर्मूला बताया था
W1 प्लस W2/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स W1, है ना। तो इंटू Y1 इंटू V1 बार, इस तरह से आपका Q1 निकल जाएगा। तो अब Q1 निकालो कितना होगा, तो W1 का वैल्यू कितना है 0.6 प्लस 0.6 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 0.6, ओके, इंटू Y1 का वैल्यू कितना गिवन है, Y1 का वैल्यू गिवन है आपको 0.3 इंटू V1 कितना निकला, V1 इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी 0.315, ये निकल जाएगा Q1। तो देखो सबसे पहले हम ये W1 बार, W2 बार, इन सब चीज़ों को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कितने ऐसे बार होंगे, तो देखो इस चीज़ को भी देख लो, ये होगा W1 बार, ये होगा W2 बार, फिर ये W3 बार, W4 बार, W5 बार, W6 बार, W7 बार, W8 बार, W9 बार, W10 बार। समझ में आ रहा है? ओके, तो हम पहले इन्हीं को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये W1 बार विच विल बी इक्वल टू W10 बार, नहीं इक्वल नहीं होगा, हाँ इट विल बी इक्वल टू W10 बार, ओके, क्योंकि जो बार इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेप्थ ना, ओके, विच विल बी इक्वल टू W10 बार, और इसकी वैल्यू कितने होंगे, ओके, इक्वल टू W1 प्लस W2/2 अपॉन 2 टाइम्स W1। इस क्वेश्चन में इक्वल होगा क्योंकि इस क्वेश्चन में जो W1 का वैल्यू है इट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ W2, इट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ W3, है ना। उसी तरह से ये सारे वैल्यूज इक्वल हैं, ओके, जो W1 W2 का वैल्यूज है वो सारे इक्वल है, जिसका मैग्नीट्यूड है 0.6, इसलिए यहाँ पे इक्वल होंगे। अगर ये W1 W2 का वैल्यू एक दूसरे से वेरी करता, फिर लास्ट वाले जो ट्रायंगुलर पोर्शन है उसका भी विड्थ अगर वेरी करता, तो फिर यहाँ पे ये इक्वल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे इक्वल है, इसलिए मैंने इस तरह से लिख दिया डायरेक्टली। तो इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो कितना वैल्यू, आंसर क्या निकल जाएगा, 0.6 प्लस 0.6 का 6/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 0.6। तो आप कैलकुलेट करोगे, देखिए ये वैल्यू निकल जाएगा आपका 0.675 मीटर, ठीक है। तो W1 बार निकल गया, उसी तरह से W10 निकल जाएगा, ये भी कितना निकल जाएगा 0.675 मीटर, और बाकी बीच के जितने भी W होंगे, मतलब टोटल 10 है, तो W2 से लेके W3 डॉट 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 अप टू W9, ये क्या होगा, इक्वल होगा। और इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, बस W2 प्लस W3/2 अगर हम कर देंगे तो हमको ये W2 बार निकल जाएगा, ओके, और W2 बार जितना होगा, मतलब W2 बार इक्वल टू W3 बार इक्वल टू W9 बार, तो ये वैल्यूज जितने होंगे सारे बराबर होंगे। तो कितने होंगे ये 0.6 प्लस 0.6 डिवाइडेड बाई 2, एंड विच इज नथिंग बट विच इज इक्वल टू 0.6 मीटर ओनली। क्लियर है? इसको हम इफेक्टिव विड्थ कहते हैं, ओके, दिस इज वन इफेक्टिव विड्थ। जब सब सेक्शन विड्थ निकाल लिया, अब सारे डिस्चार्जेस निकाल लो। तो कैसे निकाल लेंगे, तो Q1 इक्वल टू कितना निकल जाएगा फॉर्मूला से, तो Q1 इक्वल टू 0.675 इंटू 0.3, Q1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर, W1 बार एरिया 1 W1 बार इंटू Y1 इंटू V1 बार, तो ये 0.675 इंटू Y1 कितना है 0.3 इंटू V1 0.315, तो इक्वल टू निकाल लीजिए, कितना निकल जाएगा 0.06378 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसी तरह से Q2 निकाल लीजिए, Q2 क्या हो जाएगा W2 बार इंटू Y2, ओके, इंटू V2 बार, तो W2 बार कितना है 0.6 इंटू Y2 का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में
y2 का वैल्यू आपको दिया है 1.29 इंटू v2 बार का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में 0.465। तो इस तरह से Q2 निकल जाएगा 0.8553 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसी तरह से सारे सेगमेंटल डिस्चार्ज आप निकालिए Q1 से लेके Q10 तक, सारे सेगमेंटल डिस्चार्ज निकालिए। Q10 कैसे हो जाएगा फिर, Q10 वैसे ही 0.675 इंटू डेप्थ कितना दिया है 0.42 इंटू आपका वेलोसिटी कितना दिया है 0.375। ओके, तो इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगा आपका 0.1063 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो सारे सेगमेंटल डिस्चार्ज निकाल लिया। सेगमेंटल डिस्चार्ज निकालने के बाद आप सभी को सम कर दीजिएगा, तो टोटल डिस्चार्ज Q टोटल इक्वल टू सम ऑफ सेगमेंटल डिस्चार्ज। तो ओके, सम ऑफ सेगमेंटल डिस्चार्ज और इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, तो इट विल बी नथिंग बट इट विल बी इक्वल टू 4.865 मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर है? तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो बड़ा सिंपल सा मेथड है, एरिया वेलोसिटी मेथड। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, सिंपल होंगे, अब तो सॉल्व कर ही लोगे इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कहता है यूजिंग द इक्वेशन, जो करंट मीटर है, करंट मीटर का यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या फिर रेटिंग इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है। यूजिंग द इक्वेशन और वैल्यू ओके v इक्वल टू 0.6 n प्लस 0.65 n प्लस 0.003 obtain the velocity at 0.6 times the depth from free surface। कहने का मतलब है जो यहाँ पे हमको मीन वेलोसिटी कंसीडर करना है, मैंने बताया था मीन वेलोसिटी 0.6 टाइम y पे भी कंसीडर कर सकते हैं बाय यूजिंग 1 पॉइंट मेथड, और 2 पॉइंट मेथड को यूज करेंगे तो एवरेज एट मतलब 0.2 एंड 0.8। क्लियर है? Here n stands for number of revolution, okay, number of revolution per second। n का मतलब क्या है इस इक्वेशन में, v का जो इक्वेशन है उसमें n का मतलब number of revolution per second। Data on current meter observation are given in tabular form below। डेटा दिया है, उसके बाद कहता है also compute discharge through this section। कन्वेंशनल क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। तो देखिए डेटा क्या दिया है, पहला वाला कॉलम पढ़िए डिस्टेंस फ्रॉम वन बैंक, दूसरा वाला रो का कॉलम का डेटा पढ़िए डेप्थ y। देखिए कहने का मतलब है इस तरह से आपका डेटा दिया हुआ है। डिस्टेंस फ्रॉम वन बैंक कहने का मतलब है जब डिस्टेंस किसी एक बैंक से, मतलब पहला बैंक का जो डिस्टेंस है वो 0 है, फिर 3 मीटर आप आगे गए तो जो डेप्थ आपने मेजर किया वो कितना मेजर किया आपने 0.4। फिर टोटल 6 मीटर का डिस्टेंस, मतलब इंटरवल यहाँ पे कितना है अगेन 3 मीटर का, मतलब ये जैसे 3 मीटर का हो गया, ये भी 3 मीटर का हो गया। तो अगेन नेक्स्ट 3 मीटर पे आपने डेप्थ देखा 0.8, फिर नेक्स्ट 3 मीटर पे आपने डेप्थ देखा 1.2, फिर नेक्स्ट 3 मीटर पे आपने देखा डेप्थ 2 मीटर, नेक्स्ट 3 मीटर पे आपने देखा डेप्थ 3 मीटर, नेक्स्ट 3 मीटर पे आपने डेप्थ कितना देखा 2.5 मीटर, मतलब यहाँ तक आपने 18 मीटर तक आ चुके हैं, सारे 3 मीटर के हैं। ठीक है, 2.5 मीटर हमने डेप्थ देख लिया। फिर नेक्स्ट 3 मीटर पे आपने डेप्थ देखा 2.2, फिर नेक्स्ट 3 मीटर पे आपने डेप्थ देखा कितना 1.1 मीटर। तो आपको डेटा यहीं तक का गिवन है, कहाँ तक का, यहाँ तक का, इस पॉइंट तक का, ये जो पिंक पॉइंट बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पिंक पॉइंट पे आपका डेप्थ 1.1 आ जा रहा है, मतलब डेप्थ आपका 0 नहीं हो रहा है। तो कोई भी नदी ऐसा तो नहीं होगा ना जब बैंक पर डेप्थ 1.1 मीटर पानी बैंक पर फ्लो कर रही होगी, ऐसा तो नहीं है, हमेशा उसका बैंक एग्जिस्ट करेगा, बैंक पर जो होगा मतलब डेप्थ वो हमेशा 0 होगा। तो चूंकि यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इंटरवल कंसिडर किया गया है एनालिसिस पर्पस के लिए, ओके, और यूनिफॉर्म इंटरवल किसका है, विड्थ का 3-3 मीटर का है, तो इसलिए हम ये मान लेंगे कि ये 24 मीटर यहाँ तक आप पहुंच गए, जो पिंक वाला पॉइंट मैं बता रहा हूँ 24 मीटर, यहाँ तक आपने 24 मीटर तक ट्रेवल कर लिया। अब यहाँ से नेक्स्ट 3 मीटर में आपका बैंक आ जा रहा है जहां पर आपका डेप्थ 0 आ जा रहा है, जैसे पहला बैंक पे डेप्थ 0 था। तो
यहाँ पे आपको डेटा दिया 24 मीटर तक का। अब इसी क्वेश्चन में पूछ देगा कि टोटल विड्थ ऑफ रिवर कितना होगा, फिर टोटल विड्थ ऑफ रिवर कितना रहा होगा, 24 प्लस 3 27 मीटर। समझ में आ गया, इतना टोटल विड्थ रहा होगा। तो ये हो गया आपका क्रॉस सेक्शन डेवलप हो गया। अभी ये हो गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, अब हमको डिस्चार्ज निकालना है ना, तो हम सबसे पहले सेगमेंट बनाएंगे। सेगमेंट बनाने का वही सिस्टम है, सब सेक्शन बनाने का। ये बना लिया, ये कंसिडर कर लिया, मतलब ये W1 बार, फिर ये W2 बार, फिर ये W3 बार। इस तरह से हमने सेगमेंट डिवाइड कर दिए, कंसिडर कर लिए। सेगमेंट बनाने के बाद आपको क्या करना है, तो टोटल कितने W बार होंगे ये देख लीजिए। W4 बार होगा, W5 बार होगा, W6 बार होगा, W7 बार होगा, फिर W7 बार होगा, फिर W8 बार होगा, है ना, W8 बार होगा। अब देखो टोटल कितने W हैं, टोटल कितने W हैं ये देख लो। 1 2, मतलब ये मैं टोटल W बोल रहा हूँ, W नॉट W बार। मैं एक रिलेशनशिप बताऊंगा ताकि आप इजीली इन सब चीज़ों को समझ पाओ। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर टोटल 9 W है, मतलब 9 विड्थ इंटरवल है, तो W बार कितने होंगे, 8। मतलब W बार हमेशा W-1 होगा। इतना नंबर होगा, ये नंबर बता रहा हूं मैं, केवल नंबर, ये ध्यान रखना। मतलब जितने W डेटा होंगे उससे एक कम W बार का डेटा आपको मिलेगा। तो ये करने से क्या होगा, तो इससे ये आपको ये अंदाजा अगर रहेगा, है ना, तो इससे आप ये पता लगा पाओगे कि हमको टोटल कितने नंबर ऑफ सेगमेंटल डिस्चार्ज निकालने हैं। तो टोटल हमको 8 सेगमेंटल डिस्चार्ज निकालने हैं, Q1 से लेके Q8 तक का सेगमेंटल डिस्चार्ज निकालना है ना। मतलब एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्विंग, ये सेक्शन बनाओगे, सब कुछ देखोगे तो बहुत टाइम लगेगा। बस फटाफट टेबल बनाना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसका मतलब टोटल हमको 8 सेगमेंटल डिस्चार्ज निकालने होंगे। अभी यहाँ पे चूंकि इस तरह का क्रॉस सेक्शन है, तो इसमें पहला वाला Q1 एंड Q8 निकालने में थोड़ा दिक्कत आएगा। Q1 एंड Q8 निकालने में दिक्कत आएगा, मतलब दिक्कत क्या हुआ, उसका फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, और बाकी बीच के भी जितने होंगे सबका सिंपल वाला फॉर्मूला है। समझ में आ रहा है। और सेगमेंटल डिस्चार्ज निकालने का कॉन्सेप्ट बस यही है, क्या है। अच्छा, यहाँ पे डेप्थ का टोटल कितना डेटा दिया है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब जितने आपके, ये कंफर्म कर लो, जितने आपके W बार होंगे उतने ही आपके डेप्थ के वैल्यूज होंगे। समझ गए, उतना ही आपका डेप्थ का वैल्यूज होगा। तो टोटल 8 वैल्यू यहाँ पे गिवन है। अब हमको पता है डिस्चार्ज होता है क्या, एरिया इंटू वेलोसिटी, मतलब W बार इंटू वाई इंटू V, यही इसी फॉर्म में होता है। तो हमको बस यही 3 चीज का 8 डिस्चार्ज हमको कंप्यूट करना है। तो हमको ये 3 चीज कैलकुलेट करना है हर एक सेगमेंट का, हर एक सब सेक्शन का। कौन कौन सा, W बार, कॉमा बाई हमको क्वेश्चन में गिवन है, एंड V। अब क्वेश्चन में हमको भी यहाँ पे गिवन नहीं है, हमको भी कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में भी कैलकुलेट करने का एक ट्रिक देखो। क्वेश्चन कह रहा है भी निकालने के लिए आप इस इक्वेशन को यूज करिए कि भी इक्वल टू जो इक्वेशन दिया है अबव 0.65 n प्लस 0.03, इस इक्वेशन को यूज करिए। अभी देखिए यह करंट मीटर रीडिंग दिया है किस डेप्थ पर, 0.6y डेप्थ पर ही करंट मीटर का रीडिंग दिया है। और क्या रीडिंग दिया है देखो, दो यहाँ पे 2 कॉलम बनाया है। ओके, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का एक रीडिंग दिया है और एक रीडिंग दिया है टाइम इन सेकेंड। मतलब क्या हुआ होगा, एट जब पहुंचा, मतलब बैंक 0 से लेके 3 मीटर आगे जब गया वो बोट, फिर वहां पे 0.6 टाइम y पर, ओके 0.6 टाइम y पे जब आप करंट मीटर को डुबाए, तो डुबाने के बाद 150 सेकेंड वहां पे बोट रुका कहीं ना कहीं, इसका मतलब यही। या फिर 150 सेकेंड तक आपने करंट मीटर को वहां पे डुबा के रखा, और उस 150 सेकेंड में आपको टोटल लगभग कितने रिवॉल्यूशन मिले, 30 रिवॉल्यूशन मिले। तो क्वेश्चन में ये जो n का वैल्यू है ये क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो इस टेबल को यूज करके हम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड निकाल सकते हैं। कैसे, 30 डिवाइडेड बाई 150 अगर कर देंगे तो इतना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड हो जाएगा n।
ओके फॉर फर्स्ट कंडीशन। तो इस n को यूज करेंगे हम यहाँ पर और इस इक्वेशन में, और V1 निकाल लेंगे क्या, उसी तरह V2 निकाल लेंगे क्या, V3 निकाल लेंगे और V8 निकाल लेंगे क्या। समझ में आ रहा है किस तरह से मीन वेलोसिटी निकालना है। तो वंस ये सब निकल गया, ओके मैं सॉल्व, आप ही को सॉल्व करना है, मैं बस एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। वंस ये सब आपने निकाल लिया, अब सिंपली आप एक टेबल बना दीजिए, ओके, टू कंप्यूट द डिस्चार्ज। अब टेबल में क्या क्या रहेगा सोचो। अभी जैसे सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया, टेबल में आपका रहेगा टोटल की सेगमेंटल डिस्चार्ज निकालना है। तो इसके लिए टेबल में क्या क्या रहेगा, सेगमेंटल डिस्चार्ज निकालने के लिए, क्यू निकालने के लिए फॉर्मूला पहले लिख लो। क्या है, W बार इंटू वाई इंटू भी बार, ये फॉर्मूला है। तो ये 3 कॉलम तो रहना ही चाहिए। कौन कौन सा, मतलब W बार का, Y का एंड V का, ओके ये 3 कॉलम रहना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, सीरियल नंबर, ओके पहला। दूसरा हम क्या लिख दिए, W बार। तीसरा हम क्या लिख दिए, Y। चौथा हम क्या लिख दिए, V बार। पांचवा हम क्या लिख दिए, Q का फॉर्मूला इधर चिपका दिए, W बार इंटू Y इंटू V बार। अभी कितने नंबर ऑफ रोस आपको यहाँ पे बनाने होंगे, एक कॉलम तो आपने बना दिया, रोस आपको पता है टोटल 8 W बार है, 8 वेलोसिटी है, 8 तो Y का वैल्यू है। तो टोटल हमको 8 सेगमेंटल डिस्चार्ज निकालने हैं। तो Q1 से लेके Q8, ये Q1 से लेके, सॉरी ये सीरियल नंबर 1 से लेके सीरियल नंबर 8 तक आप इतने सारे रो बना दोगे। उसमें फिर W1 का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, फिर W8 का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। W1 का वैल्यू कैलकुलेट करने का, यहाँ पे चूंकि हर एक W का वैल्यू इक्वल है, मतलब 3-3 मीटर का इंटरवल है विड्थ का, तो W1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जितना वैल्यू W1 का होगा उतना ही वैल्यू W8 का होगा। W1 इक्वल टू W8, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, W1 प्लस W2/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स W1, है ना। उसी यही वैल्यू इसी तरह W8 का, और बाकी के जितने भी W होंगे, जैसे W2 बार, ये क्या होगा, विल बी इक्वल टू अप टू कहाँ तक, W7 बार, W6 बार, W5 बार, और ये क्या होगा W2 प्लस W3/2, मतलब ये लगभग 3 मीटर ही रहेंगे। तो ये बस फर्स्ट और सेकंड चेंज, लास्ट वाला चेंज होगा। देखिएगा ये 1 मीटर आ ये आपका 3.375 मीटर आ जाएगा। ये भी लास्ट वाला भी 3.375 मीटर आ जाएगा, और बाकी सब 3 है ना। उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू लिखिए, टेबल समझ रहे हो ना, उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू लिख दिया, फिर v का वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग लिख दिया कैलकुलेट करके, फिर तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, q का वैल्यू निकाल लिया, और लास्ट में यहाँ पे आपको फाइनल डिस्चार्ज निकालना है। तो इस वाले रो का, सॉरी इस वाले कॉलम का जितने भी वैल्यूज आए होंगे उसका सम निकाल देना, तो ये निकल जाएगा टोटल डिस्चार्ज। ओके इसको करके देखिए, इसका आंसर आ जाएगा 58.056 मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर है, क्वेश्चन एक्सप्लेन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन कहता है, फॉलोइंग वेलोसिटी वर रिकॉर्डेड इन ए स्ट्रीम विथ ए करंट मीटर। एक करंट मीटर को यूज करके फॉलोइंग वेलोसिटी मेजर किया गया। अब डेटा गिवन है, डेप्थ अबव बेड मीटर में एंड वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में आपको गिवन है। डेप्थ अबव बेड एंड वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, कहने का मतलब है ये आपका बेड हो गया, मान लो डेप्थ अबव बेड ऐसा, ठीक है, ये मान लो ये, तो डेप्थ इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0, डेप्थ इक्वल टू 1 मीटर पे ये 1 मीटर हो गया डेप्थ, और तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना मेजर किया 0.5 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह डेप्थ 2 मीटर, डेप्थ अबव बेड मतलब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं यहाँ पे, ओके, तो ये यहाँ पे आपने वेलोसिटी देखा 0.7, 3 मीटर पे 0.8, 4 मीटर पे 0.8 मीटर पर सेकेंड, ये सारे वेलोसिटी, ये 4 मीटर डेप्थ हो गया, डेप्थ अबव बेड।
अब क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ ऑफ द स्ट्रीम नियर द पॉइंट ऑफ मेजरमेंट। फाइंड द डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ ऑफ स्ट्रीम नियर द पॉइंट ऑफ मेजरमेंट। डेप्थ ऑफ फ्लो एट पॉइंट वाज 5 मीटर। अब क्वेश्चन कह रहा है, ये थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पॉइंट था जहां पर हम मेजर कर रहे थे, वहां पर हमको पर यूनिट विड्थ डिस्चार्ज कितना होगा उस पॉइंट पे वो निकालना है, और उस पॉइंट पे जो डेप्थ ऑफ फ्लो था नदी का वो था 5 मीटर। मतलब एक्चुअली जिस पॉइंट पर मेजरमेंट ले रहा है लोग, वहां पे डेप्थ ऑफ फ्लो जो थी वो थी 5 मीटर। ठीक है, ओके। तो यहां पर यूनिट विड्थ डिस्चार्ज क्या होगा, तो डिस्चार्ज Q इक्वल टू एरिया इंटू एवरेज वेलोसिटी। तो एरिया इक्वल टू डेप्थ इंटू विड्थ, ओके, डेप्थ इंटू विड्थ इंटू एवरेज वेलोसिटी। नाउ विड्थ, यहाँ पे पर यूनिट विड्थ मतलब W का वैल्यू कितना हो गया 1, तो डिस्चार्ज इक्वल टू डेप्थ इंटू V बार। डेप्थ का वैल्यू कितना है उस सेक्शन पे 5 मीटर, तो हमको केवल V बार निकालना है। क्या V बार हम कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए थे, 1 पॉइंट मेथड, 2 पॉइंट मेथड, बहुत सारे पॉइंट मेथड बताए थे, 3 पॉइंट मेथड। तो यहाँ पे हम कौन सा पॉइंट मेथड कंसिडर करेंगे, तो देखो हमने ये बताया था जब रिवर डीप होगा, ये सैलो नहीं है, डीप है, क्योंकि डेप्थ देखिए 5 मीटर तक डेप्थ ऑफ फ्लो है, तो डीप है। तो यहाँ पर हम जनरली अब 2 पॉइंट मेथड यूज कर लेंगे। तो 2 पॉइंट मेथड यूज करेंगे, मतलब हमको 2 पॉइंट पर वेलोसिटी निकालना और उसका एवरेज लेना। वो 2 पॉइंट कौन से होंगे, पहला 0.2 टाइम्स y एंड 0 टाइम्स 8 टाइम्स y, ये वो 2 पॉइंट होंगे। तो 0.2y करते हैं, ओके। तो 0.2y करेंगे, मतलब 0.2 इंटू 5 मीटर अगर करेंगे तो क्या आएगा, इट विल बी 1 मीटर। तो 1 मीटर पे कितना आपका वेलोसिटी है, तो 1 मीटर पे आपका वेलोसिटी है 0.5 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली हम 0.8y निकालेंगे, ये कितना आएगा 0.8 इंटू 5 विच विल बी 4 मीटर। तो एट डेप्थ ऑफ 4 मीटर आपका वेलोसिटी कितना है 0.8 मीटर पर सेकेंड। तो आपको 2 वेलोसिटी निकल गया, v 0.2 एंड v 0.8। तो इन दोनों का एवरेज ले लीजिए, क्या क्या 0.5 प्लस 0.8 मतलब 1.3 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 0.65। तो v बार कितना हो गया 0.65 मीटर पर सेकेंड। तो 0.65 इंटू 5, तो डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ कितना हो जाएगा, इट विल बी 0.65 इंटू 5 विच विल बी Q इक्वल टू कितना आ जाएगा 3.25 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये ESC का ऑब्जेक्टिव है, ओके। समझ में आया, गेट में भी इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतने सिंपल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये सब तो हमने किया। अब इसके अतिरिक्त हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन समझ में आया, तो सॉल्यूशन इसका समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया। अब इसके अतिरिक्त हम और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते रहते हैं ESC या फिर SSC JEE जैसे एग्जाम में। देखिए कितना सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ वाटर फ्लो मेजरमेंट इज नोन एज हिप्सोमेट्री, हाइड्रोमेट्रोलॉजी, फ्लूवीमेट्री, हाइड्रोमेट्री। इनमें से और कुछ बताया था मैंने, कुछ बताया है, हाइड्रोमेट्री बताया। सेकेंड, द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्ट स्ट्रीम फ्लो डिटर्मिनेशन टेक्निक। अभी देखा डायरेक्ट मेथड में डाइल्यूशन मेथड डायरेक्ट है, अल्ट्रासोनिक डायरेक्ट है, एरिया वेलोसिटी डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है स्लोप एरिया मेथड, ओके। तो फॉलोइंग इज नॉट ए, तो आंसर क्या है स्लोप एरिया मेथड। तीसरा, ए स्टिलिंग वेल इज रिक्वायर्ड व्हेन द स्टेज मेजरमेंट इज मेड बाय एम्प्लॉइंग ए। स्टिलिंग वेल का जरूरत कब पड़ेगा, जब हम स्टेज मेजरमेंट करेंगे बाय यूजिंग ए फ्लोट गैस रिकॉर्डर। बड़ा सिंपल, ये ESC का क्वेश्चन है, तब हमको स्टिलिंग वेल की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ रहा है, ओके। और जो फ्लोट गेज रिकॉर्डर है, इट इज वन टाइप ऑफ ऑटोमेटिक। इसमें देखिए 2 नाम है, बबल गेज, फ्लोट गेज, ये दोनों ऑटोमेटिक है। नीचे के जो 2 हैं दोनों मैनुअल, मतलब ये स्टाफ है, वर्टिकल स्टाफ, इंक्लाइंड स्टाफ। स्टाफ को वर्टिकल रखे हैं, स्टेज मेजर कर रहे हैं, मतलब रिवर में कितना हाइट तक पानी है यही मेजर कर रहे हैं, या फिर इसको इंक्लाइंड रख के ताकि इसका सेंसिटिविटी बढ़ जाए मेजरमेंट का, और मेजर कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए
विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट कनेक्टेड विद स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट के साथ कौन सा इंस्ट्रूमेंट कनेक्टेड नहीं है? तो देखो, साउंडिंग वेट ये रहता है करंट मीटर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर ये भी रहता है, इको डेप्थ अभी अभी बताया था, है ना, डेप्थ मेजरमेंट का एक मेथड है ये। हाइग्रोमीटर ये कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये ह्यूमिडिटी मेजर करता है। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी पूछे जाते हैं। तो इन सब हर जहां पर भी मैं इंस्ट्रूमेंट बता रहा हूं, उन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। ओके, नाउ छठा क्वेश्चन पढ़िए। द सरफेस वेलोसिटी एट एनी वर्टिकल सेक्शन ऑफ ए स्ट्रीम इज। सरफेस वेलोसिटी मतलब ये आपका रिवर है, तो इस पे सरफेस वेलोसिटी, जो हम फ्लोट मेथड को यूज करके वेलोसिटी निकालते थे, वो रिवर सरफेस का वेलोसिटी जो है वो बताता था। तो सरफेस वेलोसिटी किसी भी सेक्शन पे, वर्टिकल सेक्शन मतलब रिवर के किसी भी सेक्शन पे जो सरफेस वेलोसिटी है, अब उसके बारे में पूछा है। नॉट ऑफ एनी यूज इन स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट, यूज तो है कहीं ना कहीं, इसलिए तो हम निकालते हैं। स्मॉलर देन मीन वेलोसिटी इन दैट वर्टिकल डायरेक्शन, सरफेस वेलोसिटी मैक्सिमम होता है कहीं ना कहीं, इट इज मैक्सिमम, सरफेस पे अधिकतम फ्लो होती है, मैक्सिमम, है ना, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये मीन वेलोसिटी से स्मॉलर तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, इक्वल टू, लास्ट वाला पॉइंट पढ़ रहा हूँ, इक्वल टू द वेलोसिटी इन दैट वर्टिकल डायरेक्शन एट 0.6 टाइम डेप्थ, ये भी नहीं है, क्योंकि सरफेस वेलोसिटी इज सरफेस वेलोसिटी, और 0.6 टाइम वाई पे जो वेलोसिटी निकाल रहे हैं वो एक तरह का सैलो रिवर या फिर सैलो स्ट्रीम के लिए मीन वेलोसिटी है। तो बस एक ही ऑप्शन बच रहा है, उसको एलिमिनेट कर दीजिए। लार्जर देन द मीन वेलोसिटी देखने से भी पता चल रहा है, तो दिस इज रॉन्ग। क्लियर है? तो सी इज रॉन्ग, सॉरी सी इज करेक्ट, नॉट रॉन्ग, सी इज करेक्ट, इट इज लार्जर देन द मीन वेलोसिटी इन दैट वर्टिकल सेक्शन। समझ में आया? सो ये इस तरह के सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। सिंपल मैंने बना दिया आपको, इसलिए आपको अभी सिंपल लग रहा है ना। अगर ये बात आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। वीडियो देखिए, पढ़िए, एंजॉय करिए, आनंद के साथ पढ़िए, मजे 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 लेके पढ़िए। आपको लग रहा होगा इतना सिंपल क्वेश्चन सर ने करा दिया, ऐसा नहीं है, यही सब क्वेश्चन आया ही है तो हम क्या करेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन आता है। आपको अब सिंपल ही लगेगा अगर आपने वीडियो को अच्छे से पढ़ा है, देखा है, तो नॉट ओनली दिस, और भी सारे क्वेश्चन आपको सिंपल ही लगेंगे। ओके, बहुत डिटेल रिसर्च करने के बाद ये कंटेंट बनाई जा रही है। ओके, नाउ engineering hydrology subject is paid. Okay, the enrollment fee for the engineering hydrology subject is 799. आप इसको परचेज कर सकते हैं टू एक्सेस फुल कंटेंट, पूरा स्टार्टिंग से एंडिंग तक, कॉन्सेप्चुअली विथ ऑल न्यूमेरिकल सब। इसके लिए आप कॉन्टैक्ट करिए हमको at 7008420353. Okay, and to get our full civil engineering course you can also contact me at this number. हमारे पास पेड सब्जेक्ट कुछ है, सारे सब्जेक्ट यूट्यूब पे अपलोडेड नहीं है, यूट्यूब पे अपलोडेड है लेकिन कुछ सब्जेक्ट प्राइवेट है, वो पेड वर्जन में है। ओके, पेड कंटेंट है, जैसे स्ट्रक्चर एनालिसिस, स्टील स्ट्रक्चर, बीएमसी, ये सारे पेड वर्जन में है। तो वो आप जब एनरोल करोगे तो आपको उसकी एक्सेस मिलती है। आप हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से भी एनरोल कर सकते हैं। ओके, एंड्रॉयड एप्लीकेशन में, एंड्रॉयड एप्लीकेशन का नाम वही कॉन्सेप्ट डिकोडर है, और ये एंड्रॉयड है चूंकि, तो एंड्रॉयड फ़ोन पे डाउनलोड होगा। और एंड्रॉयड फोन कहने का मतलब है आपका प्ले स्टोर पे जाएंगे तो वहां से डाउनलोड हो जाएगा, कॉन्सेप्ट डिकोडर वहां लिखेंगे तो ऐप मिल जाएगी, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लॉगिन करिए। इसी नंबर से हमारा व्हाट्सएप जुड़ा हुआ है, जहां पर हमने व्हाट्सएप का बहुत सारा ग्रुप हमारा एक्टिव है, और उस ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एक दूसरे का डाउट क्लियर करते रहते हैं। सो आप आइए ग्रुप पे ज्वाइन करिए और एक दूसरे के साथ डाउट क्लियर करिए। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप पे। नेक्स्ट, इसी नंबर पे हमारा टेलीग्राम ग्रुप एक्टिव है, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आपके पास साधन है आप उधर से ज्वाइन कर लीजिए। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि आप हम तक पहुँचो, तो ही आपको सब कुछ पता चलेगा, डिटेल्स। ओके, वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट मूविंग बोट मेथड। अब चूंकि आपने एरिया वेलोसिटी मेथड को समझ लिया है, तो मूविंग बोट मेथड को समझने में उतना समय नहीं लगेगा, छोटा मेथड है, तुरंत बता दूंगा। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कराने की कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सेम
थ्योरी बता दूंगा, आप खुद कर लोगे अभी ये सब। ओके, फिर बाकी सारे मेथड के थ्योरी बता देंगे। हाँ, बाकी सारे मेथड में कुछ कुछ क्वेश्चन आए हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे, इसका मैं थ्योरी तुरंत बता दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बता रहा हूँ जो कंटेंट रहेगी, वो जो डायरेक्ट मेथड में बाकी सारे मेथड मैंने बताया था, वो सारे मेथड मैं एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। उसके नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट का, उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा स्लोप एरिया मेथड। इसी के साथ ये वीडियो खत्म हो जाएगी, मतलब ये स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट खत्म हो जाएगी। इसका कुछ छोटे मोटे पार्ट है ना, कभी आए हैं, मतलब 1960 1970 तब आए थे एग्जाम में। आजकल वो सब नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा मोड़ा कुछ हिंट दे दूंगा उन सब पॉइंट्स को लेके। ओके, गुड लक, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।